आज मित्रों हम 12वें भाव की बात करेंगे। 12वें भाव का स्वामी 12 भाव में लगन से लेकर के अपने भाव तक स्थित होता है तो वो क्या परिणाम देता है। 12वां भाव व्यय का कहा गया है, खर्चे का कहा गया है। तो उस व्यक्ति का जो धन है वो किस किस चीज पर खर्च होगा, ये आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपका 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या फल दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज अध्याय 142 में 12वें भाव के स्वामी का 12 भावों में बैठना, 12 भावों में जाना क्या फल देगा, उसके बारे में चर्चा रहेगी। मित्रों, ये 12वां भाव हमारा पड़ता है, इसको हम व्यय भाव कहते हैं, खर्चे का भाव कहते हैं। और व्यय सब तरह का होता है, केवल पैसे का ही व्यय नहीं कहा गया शास्त्र में। व्यय भाव का अर्थ ये है कि सब तरह का, चाहे वो मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात है, चाहे उसका समाज में स्टेटस की बात है, चाहे पैसे की बात है, जो भी कमी आ रही है, चाहे उसके व्यवसाय की बात है, चाहे उसके संतान की बात है, चाहे उसके पत्नी की बात है, और कहाँ का चीजों में क्या व्यय होगा, किस तरह का व्यय होगा, इसलिए इसका नाम व्यय भाव रखा गया है। केवल लोग इसको पैसे से ही अनुमान लगाते हैं, पैसे की बात नहीं है इसमें। व्यय का अर्थ ये है किसी भी प्रकार का व्यय जो संसार में उसको हानि होती है, वो हम 12वें भाव से देखते हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ये हमने मेष लगन की कुंडली ली है, और मेष लगन की कुंडली जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। तो यहाँ पर 12वीं राशि बैठती है। आप देखिए आपकी पत्रिका में यहाँ कौन सी राशि बैठी हुई है। यहाँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि आ सकती है, और उस राशि का जो स्वामी होता है, हमने यहाँ पर राशियाँ लिख दी हैं, उनके स्वामी भी बता दिए। वैसे आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं। बेसिक हमने आपको बता दिया है, आप उसको समझिए और सीखिए। यदि आप हमारी 100 वीडियो देख लेते हैं तो सारा बेसिक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, केवल मात्र हम जो चर्चा चल रही है, केवल इसी की चर्चा नहीं है। ये 12वें भाव का दूसरा, उसका जो स्वामी है, दूसरी राशि उसकी कहाँ बैठी है। देखिए भाग्य स्थान में बैठी है, धनु राशि। ये गुरु, मीन राशि है, गुरु की राशि है, गुरु की दूसरी भाग्य स्थान में बैठी। ये तारतम्य आपको बैठाना पड़ेगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि लगन के अनुसार कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, लेकिन यहाँ भाव की बात चल रही है, इसलिए ये हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या वो भाव का स्वामी प्रबल मजबूत है, या वो कमजोर है, या उसके ऊपर के बुरा प्रभाव आ रहा है, या उसके ऊपर शुभ प्रभाव आ रहा है। ये आप पत्रिका को देख करके जब उसका आप कुछ निर्णय लेंगे, एक जगह से वो शुभ है और दूसरी जगह से अशुभ है, तो वो समता की तरफ जाएगा। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। फिर भी हमने जो है ये भावों के आधार पर आपके लिए जैसा शास्त्र में कहा गया है, उसी आधार पर हमने क्रमबद्ध होकर के आपको बताया। मित्रों, केवल अकेला भाव का स्वामी ही सब कुछ नहीं कर लेता, अन्य ग्रह भी होते हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति होती है, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। हमने लग्नों के आधार पर प्रत्येक लगन के बारे में चर्चा की है। मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी, यहाँ मीन राशि आगे बैठी है, और मीन के स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं। यदि ये गुरु लगन में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी यदि लगन में बैठ जाएगा, तो वो जातक निर्बल होगा, कमजोर होगा, बीमार रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, और वो अशिक्षित भी होगा, और वह निर्धन भी माना जाएगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर व्यय का होता है। तो यहाँ पे ये उसका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में उसके में हानि करेगा। यहाँ से उसका रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, उसका यहाँ से आचरण देखते हैं, उसका यहाँ से हम उसके जीवन उसको स्वस्थ देखते हैं, यहाँ से सब कुछ देखते हैं। तो इसलिए 12वें घर का यहाँ आकर के स्वामी बैठेगा तो उन सारी चीजों में हानि करेगा। मित्रों, यदि दूसरे भाव में बैठ जाए 12वें घर का स्वामी, तो यहाँ आकर के वो धन संपत्ति कमाने के लिए वो जो कमाया है उसने, वो अच्छे कर्मों में यहाँ पर अपने धन का व्यय करेगा, और धार्मिक होगा, अच्छा वक्ता भी हो सकता है, लेकिन वो निर्धनी होगा, क्योंकि उसका धन तो अच्छे कर्मों में व्यय होता जा रहा है। यदि यही 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए
तो ये भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है। तो इसका जो धन है वो भाई बहनों के ऊपर लगेगा, भाई बहनों के साथ में उसका संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और वो स्वार्थी होगा, आलसी होगा और वो निर्धन भी होगा। मित्रों, यदि ये चौथे भाव में बैठ जाए 12वें घर का स्वामी, तो यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख आदि सब चीजें यहाँ से देखते हैं, मित्रता देखते हैं। तो ये 12वें घर का स्वामी यहाँ बैठ जाएगा तो उन सारी चीजों में हानि करेगी, माता के सुख में उसके लिए कमी रहेगी, भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, वाहन, उनमें सब में कमी रहेगी, मित्रता में कमी रहेगी, मित्र उसके सही नहीं रहेंगे, उसको धोखा देते रहेंगे और यहाँ से वो निर्धन रहेगा। यदि 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान के लिए वो परेशान रहेगा, अल्प संतान योग बनता है, संतान के ऊपर ही उसका पैसा खर्च होगा, वो अशिक्षित होगा, ज्ञानी नहीं होगा। उसकी संतान भी यदि है होगी तो वो भी इस प्रकार की होगी। यदि ये छठे भाव में बैठ जाए 12वें घर का स्वामी तो इसको राजयोग कहा गया है कि 6, 8 और 12वें भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, कोई सा किसी में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ 12वें घर का स्वामी यदि छठे भाव में बैठ जाता है तो ये क्रोधी भी होगा, स्वार्थी भी होगा और मित्रों के साथ उसके शत्रु अनेक हो जाएंगे, लेकिन ये धन कमाने में सक्षम होगा और ये पर स्त्रीगामी होगा, या स्त्री की कुंडली है तो पर पुरुष गामिनी होगी। यदि ये सप्तम भाव में बैठ जाए 12वें भाव का स्वामी तो इसका जो धन है वो अपनी स्त्री के ऊपर खर्च होगा, पत्नी इसकी बीमार रह सकती है या उसके पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रह सकते, पार्टनरशिप, उसका जो व्यवसाय है उसमें भी वो पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में वो धोखा खाएगा। यदि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में पहुंच जाए तो मित्रों ये भी विपरीत राजयोग, हमने बताया 6, 8, 12 के स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो विपरीत राजयोग होता है। इसकी मध्यम आयु होगी और ये स्वार्थी होगा और यहाँ बैठ करके वो अपने से बड़े लोगों का, गुरु लोगों का अनादर करने वाला होगा, मध्यम आयु का ये कहा गया है और धन भी ये अर्जित कर सकता है। यदि 9वें भाव में 12वें घर का स्वामी बैठ जाए तो ये अधार्मिक होगा, गुरु आदि लोगों की निंदा करने वाला होगा, स्वार्थी होगा, बाचाल होगा, झूठी बातें फैलाने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा और यहाँ से बैठ करके वो उसको भाग्य उसका साथ नहीं देगा, अर्थात वो भाग्यहीन होगा। 12वें घर का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठ जाए तो उसका व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा और वो किसी सरकार द्वारा दंडित उसको किया जाएगा, उसको दंड प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करे उसमें कहीं न कहीं उसके लिए परेशानी अड़चने आएंगी। यदि वही 12वें घर का स्वामी यदि 11वें घर में पहुंच जाए तो बहुत अच्छा इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये 12वें घर का जो कार्य करते हैं वो अपने से 12वें भाव में चला गया तो वो व्यय भाव का भी व्यय करता है, अर्थात उसका जो व्यय होना था वो उसको खर्च कर दे। जैसे यहाँ आकर के वो अपने पैसे को यहाँ बैठ करके संतान को भी देखेगा, संतान भाव से उसको लाभ प्राप्त होगा और यहाँ बैठ करके वो स्वयं लाभ प्राप्त करेगा और वह अपना जो धन उल्टे सीधे कामों में खर्च कर रहा था वो यहाँ आकर के वो इकट्ठा कर लेगा, अर्थात वो धनवान रहेगा। मित्रों, यदि 12वें घर का स्वामी 12वें ही घर में बैठ जाए तो ये ज्योतिष सिद्धांत है, एक का नियम है कि जो भी ग्रह अपने घर को देख रहा हो या अपने भाव में बैठा हो या अपने घर में बैठा हो तो उसकी बढ़ोतरी करता है। तो यहाँ बैठ करके ये अपने भाव की बढ़ोतरी करेगा, अर्थात वो व्यय को और बढ़ाएगा। अब यहाँ बैठना उसके लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ व्यय भाव में बैठ करके उन चीजों को बढ़ाएगा।
वो अति व्ययी होगा, बहुत पैसा खर्च करेगा। यदि यहाँ पर सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, गुरु बैठा है, शनि बैठा है, तो वो अच्छे कर्मों में उसका पैसा, उसका धन जो है अच्छे कर्मों में व्यय होगा, उसके ऊपर खर्च करेगा। यदि अन्य कोई ग्रह यहाँ बैठे, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, तो वो भोग विलास की चीजों पर, चाहे वो लग्जरी गाड़ी लेके आए, चाहे वो लग्जरी लाइफ जिए, चाहे वो किसी भी तरह से भोग विलास की जो वस्तुएं उनके ऊपर वो खर्च करेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये चर्चा को रखा। ये एक सामान्य सी बात है कि भाव की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ये दूसरे और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, इनके जो स्वामियों का जो हमने फलित बताया है आपको, वो साहचर्य के नियम के आधार पर बताया। साहचर्य का नियम क्या होता है हमने बताया था, इसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी हुई है, वहां से वो शुभ है या अशुभ है। यदि यहाँ से भी अशुभ है और वहां दूसरी जगह से भी वो अशुभ है, तो फिर वो बहुत अशुभ फल देगा। तो वो जो लग्नों के आधार पर हमने जो आपको बताए हैं, उन चीजों को अपने ध्यान में रखिए। ये शास्त्र के अनुसार जो क्रम से हमारी चर्चा चल रही थी, इसलिए इन भावों को हमने दे दिया। अब इनको समझने के लिए आपको वहीं पीछे जाना पड़ेगा कि वहां से जो हम रिजल्ट दे रहे हैं वो 100% सही दे रहे हैं। यहाँ आकर के कहीं न कहीं वो कमी यूँ रह जाती है कि हम दूसरे उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव में शुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह बैठे, भावेश 6, 8, 12 में गया है, कहाँ बैठा है, वो कहीं पाप कर्तरी में, वो सारे गुणा भाग तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। जब तक वो गुणा भाग नहीं लगाओगे आप फलित नहीं कर पाओगे। मित्रों, मैंने बहुत आसान तरीके से आज 12वें भाव तक की चर्चा की। आगामी अब मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ इस चीज को यहीं रोका जाए। फिर भावों में हम एक सूर्य के 12 भावों में क्या फल होंगे, चंद्रमा के 12 भावों में, उन्हें हम बाद में लेंगे। कोशिश ये करेंगे आपको सामान्य तौर से, वो मैं गणित नहीं पढ़ा रहा। जब मुझे गणित की जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे तो गणित पढ़ाइए, तो मैं गणित भी आपके लिए पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं फलित की तरफ को आपको ज्यादा रुझान दे रहा हूँ कि आप इनको समझ करके केवल मात्र अपने बच्चों की पत्रिका देख लें, अपनी पत्रिका देख लें, अपने दोस्तों की पत्रिका देख लें, उस लायक हो जाए, आप देखने लायक हो जाए, तो कम से कम उन सारी मिथ्या बातों से आप बच पाओगे। मेरा उद्देश्य केवल मात्र यही है। मित्रों, अब हम जो आगे चर्चा करेंगे वो दशा अंतर दशा की करेंगे और उनके फलित की बात करेंगे, और उसमें वही भाव के आधार पर, लगन के आधार पर जो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के, शुभ ग्रह की महादशा है कि अशुभ ग्रह की अंतरदशा है, तो वो तारतम्य बैठा करके हम आपको बहुत आसान तरीके से इसी तरह से मैं बताऊंगा। मित्रों, आप सीखिए, समझिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई होंगी यदि आपने हमारे पहले वीडियो देखे हों। मित्रों, ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें, इससे ज़्यादा सरल तरीका शायद मेरे पास और नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सरल से सरल माध्यम से आपको बताऊं। मैं कोई ज़्यादा गुणा भाग में आपको नहीं बिठाना चाहता। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, फिर अपना अध्ययन कीजिए और आगे बढ़िए। इसको समझ करके अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। मित्रों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए ताकि हम आपके मनोवृत्ति के आधार पर पाठों को लेकर के आएँ। हमने आपको कोशिश ये की है कि हम सिखाना चाह रहे हैं कि हमसे ही सिखा रहे हैं। बीच बीच में हम जो है, अब शॉर्ट वीडियो भी मैं इसलिए दे देता हूँ कि जो छोटे छोटे हमारे योग हैं उनको मैं शॉर्ट वीडियो में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ सब जगह बताऊँगा, बहुत लंबा कोर्स हो जाता है। ये कोई छोटा कोर्स नहीं है, 2-4 दिन का नहीं है। कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, वो जब आप इसका अध्ययन करोगे तो ये ग्रंथ हैं, ये वेद हैं, और वेदों का ये छठा अंग है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है। लोग बोल देते हैं इसी तरह से कि कुछ नहीं है इसमें, ये तो 2 दिन में ऐसे कर लो वैसे कर। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, फिर आप फलित नहीं कर पाओगे। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।